प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। एमए फाइनल राजनीति विज्ञान पेपर 6 भारतीय शासन एवं राजनीति। प्रिय विद्यार्थियों, हम पार्लियामेंट के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हमने लोकसभा और राज्यसभा के संगठन और शक्तियों के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की। उसके बाद आज पार्लियामेंट में से ही एक नया टॉपिक हम ले रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा के संबंध। वैसे तो हम लोकसभा और राज्यसभा के गठन और शक्तियों का अध्ययन कर चुके, लेकिन हमको इस बात के ऊपर चर्चा करनी है आज कि इन दोनों के बीच आपसी संबंध क्या है और उनकी शक्तियों एवं भूमिका की तुलना के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। संवैधानिक दृष्टि से लोकसभा एवं राज्यसभा का संबंध। राज्यसभा की शक्तियाँ न तो अमेरिकी सीनेट की भांति सर्वोच्च और शक्ति प्रभावशाली है और नई ब्रिटिश लोकसभा की भांति दुर्बल है। कुछ क्षेत्रों में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है और कुछ क्षेत्रों में राज्यसभा लोकसभा की शक्तियां समान है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे विषय हैं जो केवल राज्यसभा को ही विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। इन विशेष क्षेत्रों में प्रारंभिक कार्रवाई राज्यसभा के हाथों में ही है, लोकसभा के हाथों में नहीं। अतः दोनों की शक्तियां, कार्य और संबंधों का विवेचन निम्न बिंदुओं के आधार पर कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा का जो तुलनात्मक अध्ययन है, उसमें सबसे पहले हम कुछ एक पॉइंट हैं, जैसे नामकरण के संबंध में। भारतीय संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जैसे हम इनके विषय के ऊपर काफ़ी चर्चा कर चुके। लोकसभा संसद का प्रथम एवं निम्न सदन है और राज्यसभा द्वितीय तथा उच्च सदन है। लोकप्रिय सदन लोकसभा को कहा जाता है और राज्यसभा को वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है। प्रतिनिधित्व के संबंध में लोकसभा भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा भारतीय संघ की जो इकाइयां हैं, अर्थात राज्यों और संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन इस संबंध में हम ये कहेंगे कि राज्यसभा में भारतीय संघ की सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया, जिस तरीके से अमेरिकी संविधान में किया गया है। अगला पॉइंट तुलना का, राज्य सदस्य संख्या के संबंध में। देखिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान समय में इस सदस्य संख्या 545 है। राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 12 मनोनीत और 238 परोक्ष रूप में निर्वाचित होंगे। वर्तमान समय में ये सदस्य संख्या 233 प्लस 12 है। इस प्रकार राज्यसभा की सदस्य संख्या, लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की दुगनी से भी अधिक है। संयुक्त बैठक में सदस्य संख्या ही लोकसभा की शक्ति का प्रमुख आधार माना जाता है। निर्वाचन के संबंध में दोनों की तुलना की है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से होता है और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। कार्यकाल के संबंध में तुलना की है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। साधारण विधेयक के संबंध में दोनों की तुलना सैद्धांतिक दृष्टि से साधारण या अवित्तीय विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की शक्तियां बराबर है। साधारण विधेयक दोनों सदनों में से पहले किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक के बारे में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो आर्टिकल 108 के तहत उस पर अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और संयुक्त बैठक में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की दुगने से भी अधिक होने के कारण संयुक्त बैठक में लोकसभा की इच्छा अनुसार ही कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार सैद्धांतिक दृष्टि से राज्यसभा को साधारण विधेयकों के बारे में लोकसभा के बराबर शक्ति प्राप्त है, होते हुए भी व्यवहार में उसकी स्थिति लोकसभा से बहुत निर्बल होती है। संवैधानिक संशोधन के संबंध में देखिए, संसद के दोनों सदनों को इस संबंध में न केवल सैद्धांतिक वरन व्यवहारिक दृष्टि से भी समान शक्ति प्राप्त है। संविधान संशोधन में दोनों विधेयकों को बराबर की शक्ति प्राप्त है। तो ये कुछ ऐसे आधार थे जिनका हमने कंपेयर किया है कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या समानता है, क्या तुलना है। अब हम ये लेंगे कि वो क्षेत्र जिसमें लोकसभा राज्यसभा से सर्वोच्च और शक्तिशाली है। देखिए, इस क्षेत्र के अंतर्गत हम निम्न शक्तियों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। सामान्य विधायी शक्तियाँ, जहाँ तक विधायी शक्तियों का संबंध है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्तियाँ प्रदान की गई है। जैसे अभी इससे पहले मैंने बताया था, साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और दोनों सदनों में पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही वह विधेयक कानून बन जाता है। इससे स्पष्ट है कि साधारण विधेयकों को राज्यसभा स्वीकार कर सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है। स्पष्ट है कि भारतीय राज्यसभा ब्रिटिश लॉर्ड सभा से अधिक शक्तियों का प्रयोग करती है, क्योंकि लोकसभा किसी साधारण विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, ये केवल उसे 1 वर्ष के लिए विलंब कर सकती है। भारत में राज्यसभा को साधारण विधेयक को 6 महीने तक रोक के रखने की शक्ति प्राप्त है। भारत में दोनों सदनों में अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो अभी मैंने बताया था आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और उस संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की विजय होती है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण बहुमत के आधार पर उस निर्णय किया जाता है। इसके बाद कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। राज्यसभा के पास कार्यपालिका शक्ति नगण्य है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, नहीं कि राज्यसभा के प्रति। राज्यसभा मंत्री परिषद से प्रश्न पूछ सकती है, स्थगन प्रस्ताव तथा काम रोको प्रस्ताव रख सकती है तथा प्रशासन से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकती है। परंतु लोकसभा की भांति राज्यसभा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर उसे समय से पहले पदच्युत नहीं कर सकती है। इसे स्पष्ट है कि लोकसभा की तुलना में राज्यसभा कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के आधार पर कमजोर है। देखिए,
भारतीय राज्यसभा ब्रिटिश लोकसभा के समान है, परंतु अमेरिकी सीनेट से कम शक्तिशाली है। अमेरिकी सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई उच्च पदों पर नियुक्तियां और राष्ट्रपति द्वारा दूसरे देशों से की गई संधियों का अनुसमर्थन सीनेट का अति आवश्यक है। इसलिए भारत के संविधान में कार्यपालिका संबंधित शक्तियों में लोकसभा राज्यसभा से बेहतर है। वित्तीय शक्तियाँ, देखिए वित्तीय शक्तियाँ भी राज्यसभा के पास नगण्य है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है। वित्त विधेयक पर अंतिम शक्ति लोकसभा को ही प्राप्त है, राज्यसभा को नहीं। दूसरा जो बिंदु है कि वो क्षेत्र इसमें राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां समान है। जैसे संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधनों या विधेयकों में राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां समान है। राज्यसभा और लोकसभा की सहमति से ही संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। संवैधानिक विधेयकों पर मतभेद को दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। मतभेदों को दूर करने के लिए दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका अर्थ है कि संवैधानिक संशोधन तभी पारित हो सकते हैं जब लोकसभा राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत या परिवर्तित व्यवस्थाओं को स्वीकार कर ले, अन्यथा सारा संशोधन विधि की विफल हो जाएगा। दोनों को बराबर की शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति का निर्वाचन व पदच्युति, देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन और पदच्युति में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के समान है। अन्य उच्च पदाधिकारियों को पदच्युति भी राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के समान है, क्योंकि पदच्युति का कोई भी प्रस्ताव तब तक राष्ट्रपति को संबोधित नहीं किया जा सकता जब तक दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं किया जाए। संकट काल का अनुमोदन, राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है। प्रदत्त विधान के बारे में, प्रदत्त विधान के अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम विनियम का अनुसमर्थन दोनों सदनों द्वारा होना अनिवार्य है। आयोगों के प्रतिवेदनों के बारे में, देखिए लोकसेवा आयोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग तथा अन्य आयोगों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदनों पर दोनों सदन विचार विमर्श करते हैं। संविधान के अंतर्गत मंत्रियों का जो चयन होता है, उस मंत्रियों के चयन में दोनों सदनों में कोई भेदभाव नहीं किया गया और कुछ मंत्री सामान्यतः राज्यसभा से लिए जाते हैं। तीसरा जो बेस है वह क्षेत्र जिसमें लोकसभा को ही विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त है। देखिए संविधान राज्यसभा को कुछ ऐसे क्षेत्र भी प्रदान करता है जिसमें प्रारंभिक क्रिया राज्यसभा के द्वारा ही की जा सकती है। इस क्षेत्र में आने वाले विषय हैं जो इस प्रकार है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा अपने प्रस्ताव द्वारा किसी 2/3 सदस्य द्वारा पारित किया गया हो, राज्य सूची में दिए गए किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर लोकसभा को उस पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। यद्यपि कानून 1 वर्ष तक लागू रहता है, परंतु राज्यसभा पुनः प्रस्ताव पारित कर सकती है और अगणित बार इस तरह कर सकती है। आर्टिकल 249 राज्यसभा को विशेष शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवा की रचना कर सकती है। उपराष्ट्रपति को
पदच्युत करने के प्रस्ताव को राज्यसभा के द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा 5 वर्ष के लिए होती है और इससे पूर्व भी विघटित हो सकती है। ऐसी स्थिति में जब लोकसभा अस्तित्व में नहीं होती है, उस समय राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा अकेली राज्यसभा के द्वारा ही किया जाता है। उपयुक्त विवेचन से ये स्पष्ट होता है कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियाँ प्राप्त है। संसदीय व्यवस्था में अंतिम निर्णय की शक्ति लोकप्रिय सदन को ही प्राप्त हो सकती है, परोक्ष रूप में निर्वाचित द्वितीय सदन को नहीं। संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्यसभा को कल्पना प्रथम सदन के आवश्यक और सहयोगी सदन के रूप में की गई थी, न कि प्रतिद्वंदी सदन के रूप में। राज्यसभा के द्वारा इसी रूप में आचरण किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, ये था लोकसभा और राज्यसभा की तुलना और दोनों में पारस्परिक संबंध, इसके ऊपर हमने चर्चा की है। आप सभी ने इसको ध्यान से सुना, समझा, उसके लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।